Next word is sovereign. It means people have the supreme right to make decision on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. It means यहाँ के जो लोग हैं या फिर यहाँ के जो represented है which are elected by the people, they can take or they have the supreme right. उनके पास पूरा अधिकार है कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स पे डिसीजन ले सके और कोई भी एक्सटर्नल पावर हमारी गवर्नमेंट से जवाबदेही नहीं कर सकती है। हमारी गवर्नमेंट को किसी भी एक्सटर्नल पावर को जवाब नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इट मीन्स दैट वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। सोशलिस्ट होगा इट मीन्स जो वेल्थ यहाँ पर जनरेट होगी वो सबके द्वारा एक समान इक्वली बांटी जाएगी। नेक्स्ट वर्ड इज सेक्युलर। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, हर एक व्यक्ति अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए फ्रीडम होगा। सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स दोज आर इलेक्टेड बाय द people and they have the people will enjoy equal political rights and elect their rulers and hold them accountable. Next word is republic. Republic it means the head of the state is an elected person. यहाँ का जो हेड होगा स्टेट का, जो हमारी कंट्री का जो हेड होगा वो एक तरीके से इलेक्टेड पर्सन होगा, कोई भी हेरिडिटरी पोजीशन का नहीं होगा। जस्टिस सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। किसी भी कास्ट, रिलीजन और जेंडर का हो भेदभाव नहीं होगा। एवरीबडी मस्ट बी प्लेस इक्वल बिफोर द लॉ। हर व्यक्ति कानून की नज़रों के सामने बराबर होगा। अगर किसी ने भी मतलब कोई क्राइम किया है या कोई लॉ को ब्रेक किया है, चाहे वो कोई प्रेसिडेंट हो या कोई कॉमन मैन हो, बोथ आर इक्वल और बोथ आर इक्वल बिफोर द लॉ। नेक्स्ट वर्ड इज लिबर्टी। लिबर्टी इट मीन्स देयर विल बी नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। बिना बात के कोई रेस्ट्रिक्शन किसी भी व्यक्ति पर नहीं होंगे, किसी भी सिटीजन पर नहीं होंगे, अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। इट मीन्स कि जैसे भी वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना चाहे, थॉट को एक्सप्रेस करना चाहे, दे कैन डू। कोई भी उन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, दे आर फ्री। लिबर्टी इट मीन्स कि उनका एक्सप्रेशन में, बिलीफ में, फेथ और वर्शिप में वो लिबर्टी है उनके पास, वो फ्रीडम है उनके पास। इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। हर एक व्यक्ति कानून की नज़रों के लॉ के सामने बराबर होगा। ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ नहीं होंगी। Fraternity it means assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. All of us should behave as we are the member of the same family. Fraternity it means कि हर व्यक्ति हमारे देश का ये शो करेगा, ये मानेगा कि हम सभी लोग जितने रहते हैं वो एक ही फैमिली के मेंबर हैं। हम फ्रेटर्निटी का मतलब है कि हम ब्रदरहुड के साथ एक साथ रहेंगे, किसी को हम इन्फीरियर या अपने से ऊपर दर्जा नहीं देंगे, किसी को हम अपने से नीचा भी नहीं मानेंगे। सो नेक्स्ट है आपका दिस ऑल दिस कंसेप्ट वर टेकन इनटू द प्रीएम्बल। हमारे प्रीएम्बल में ये सब इन पर डिस्कशन हुआ और ये सब हमारे यहाँ पर मेंशन हुआ है और इनका अपना अपना मतलब है, इनको हम फॉलो भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल इट इज़ नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड फिलोसफी। इसको हमने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में भी डाला है। अब वो डॉक्यूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उनको हमने किस में डाला है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में डाला है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी बातें लिखी गई हैं उनको कैसे फॉलो कराना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे उनको रेगुलरली उनको नज़र में निकालना है, क्योंकि इतना बड़ा लॉन्ग और डिटेल डॉक्यूमेंट है तो उसको हमेशा क्या करना है, रेगुलरली उसको अपडेट भी करना है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो क्राफ्ट किया गया, अगर किसी को लगता है कि अब जो सोसाइटी है उसमें बदलाव आ रहे हैं, लोगों की विचारधारा में बदलाव आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करना पड़ेगा। So to be in accordance with the people aspiration and changes in the society, they did not see it as sacred, static and unalterable law. Constitution ऐसा नहीं है कि
सैक्रेड है, स्टैटिक है, या ऐसा है अनऑल्टरेबल, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, प्रोविजंस लाए जा सकते हैं। जैसे टाइम बदलता है वैसे ही चेंजेस हम ला सकते हैं। और जो चेंजेस हम लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन चेंजेस को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कई सारे, जैसे हमने अभी एक चेंज देखा है 370, आर्टिकल 370 था, उसको हटा दिया गया है। सो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही था। ये और भी चेंजेस लाए जाते हैं, प्रोविजंस, जैसे हम पहले पढ़ते थे देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, नाउ देयर वर 6 फंडामेंटल राइट्स। राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका फंडामेंटल राइट था उसको हटा दिया गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। क्लियर? तो दीज चेंजेस कैन बी टेकन प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको हम ला भी सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन्हीं चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। पहले तो बहुत टिपिकल था, फर्स्ट टाइम बहुत टिपिकल लगा, लेकिन जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में हमने इनको ढाला, ये सब धीरे धीरे आसान होने लगा। कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पीपल टू गवर्न द कंट्री। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हर बात लिखी है, कैसे सरकार चुनी जाएगी, कैसे लोगों को सरकार जो है वो लोगों पर शासन करेगी, कितनी उनकी पावर होंगी, कहाँ तक उनकी लिमिटेशंस होंगी, क्या क्या लोगों के कर्तव्य, क्या क्या उनके अधिकार होंगे, ये सब बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। अब उनको बताना, इट डिफाइन हु विल नाउ मच पावर टू टेक डिसीजन, कौन सा डिसीजन लेने के लिए कौन कितना सक्षम है, किसके पास ज़्यादा पावर है, ये सब लिखा गया है। गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। कुछ लोगों को सिटीजन्स, और कैसे अगर उनके राइट्स वायलेटेड हो तो किस तरीके से वो अपनी वो पहुंचा सकते हैं बात, ये सब उसमें लिखा गया है। So we shall look at some key constitutional provision in each chapter and understand how they work in democratic. So all these were taken in the constitutional design or institutional design. So this is all about this chapter.